Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। आज की हमारी ये वीडियो इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स दोनों पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप में से किसको साइकिलिंग पसंद है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है रन कर रही है सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इस इनिशिएटिव को, इस स्कीम को। हमारे ऑप्शंस हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। देख लेते हैं इसे। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च की गई है और इसके अंदर टारगेट रखा गया है 50 MMT प्रोड्यूस करने का। CBG क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस। इसके अंदर 5000 प्लांट्स हैं, उन वो 2023 तक इसे ये टारगेट रखा गया है और इसके अंदर पोटेंशियल है कि अवेलेबिलिटी को बूस्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल को, जो हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगा है और दूसरे देशों से भी मंगवाना पड़ता है हमें, तो इसलिए उसे अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया जाएगा? एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, काऊ डंग है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, इस किया जाएगा। और इसके अंदर 1.75 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट मिलेगी, एडिशनल रेवेन्यू होगा, जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है हमारा 2022 तक, उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। और इसके अंदर 75,000 डायरेक्ट और लाखों इनडायरेक्ट जॉब मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये सिचुएटेड है कौन से स्टेट के अंदर, हमें ये बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, फिर है पंजाब, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। ये क्यूट सी पिक्चर उसी नेशनल पार्क की है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। और ये लोकेटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के अंदर। और इसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे कि स्वर्ग रोहिणी, ब्लैक पीक और बंदार पंच, और ये क्रिएट करते हैं अपर वाटर कैचमेंट रिवर टोन्स। ये नाम दिया गया है जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन भी थे, गोविंद वल्लभ पंत, उनके नाम पे दिया गया था इनके नेशनल पार्क को नाम। तो हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन, देख लेते हैं हम। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर इसकी लोकेशन है। उत्तराखंड को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये दोनों देश भी टच करते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसे हम इन शॉर्ट HCDP बुलाते हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट है, ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। HCDP प्रमोट करेगी एक्सपोर्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का। फिर यहाँ इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्लोबली। हमारा इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है ये बताना है हमें। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड ओनली। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। ये क्यों होगा? क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम HCDP सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है, जिसका एम रखा गया है ग्रो करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलपिंग क्लस्टर्स को, ताकि उन्हें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे हम बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोड्यूस है उसे ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। काफ़ी सारे देश हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज उसकी क्वालिटी को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो उसे कम करने के लिए इसे HCDP को इंट्रोड्यूस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर इसने लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ताकि प्रमोट किया जा सके एक्सपोर्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को। इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट है। इसके अंदर बोला क्या है कि इंडिया लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का ग्लोबली। और हम अप्रोक्सीमेटली 12% वर्ल्ड का प्रोडक्शन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, वो करते हैं। और हम लीडर हैं
किसके कौन कौन से फ्रूट्स में? मैंगो में, बनाना में, पोमोग्रेनेट में, स्पोटा में, एसिड लाइव में। इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो रिलेटेड है क्लैरिफिकेशन इसमें सेडिशन लॉ के अंदर, इंडिया के अंदर? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995, श्रेया शिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, या फिर ये सभी के सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। राम मनोहर लोहिया केस 1960 का है और इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को बताया गया था, डिफाइन की गई हैं, जिसके अंदर स्टेट है वो क्या अचीव करना चाहता है और जो स्पीच के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं वो कहाँ तक एक्सटेंड की जा सकती हैं, वो ये बताया गया था। कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं जो सेडिशन नहीं होते हैं, ये बताया गया था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के केस के अंदर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिटिसिज्म, कमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर ये सेडिशन नहीं कहलाते हैं, ये सेडिशन के अंदर नहीं आते हैं। और सेक्शन 124A है वो तभी अप्लाई होगा जब इंटेंशनली और टेंडेंसी के साथ में डिसऑर्डर क्रिएट किया गया हो या फिर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई हो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर और वायलेंस का रूप ले ले, तब ये अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? KP कृष्ण कमेटी, ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये एसोसिएटेड है किसके साथ में, हमें ये बताना है। इसके अंदर फॉर्म किया गया है अर्बनाइजेशन सेक्टर पेंशन स्कीम ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर इसमें एग्जामिन किया गया है फिजिबिलिटी कितनी है वेरिएबल कैपिटल कंपनी VCC की इंडिया के अंदर, या फिर इसे रिफॉर्म करने के लिए करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड रोलिंग सेटलमेंट्स के अंदर, या फिर फैसिलिटेट किया गया है कंप्यूटराइजेशन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है बी, KP कृष्ण है। ये एक्सपर्ट कमेटी के हेड हैं जिसने रिसेंटली रिपोर्ट दी है चेयरपर्सन को, किसके? IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिनका नाम है श्री इंद्रजीत श्रीनिवास। इस कमेटी के द्वारा रेकमेंड किया गया है कि हमें अडॉप्शन करना चाहिए VCC की जैसे लीगल स्ट्रक्चर की, ताकि हम जो IFSC के फंड्स हैं उनकी मैनेजमेंट एक्टिविटी अच्छे से कंडक्ट की जा सके। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिस्पेक्ट में? ई-गोपाला ऐप के बारे में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहले स्टेटमेंट है हमारी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीडिंग मार्केट प्लेस और इन्फॉर्मेशन पोर्टल है जो डायरेक्ट फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाएगा। ये ऐप है वो अलर्ट भेजेगी जो वैक्सीनेशन की ड्यू डेट है उसे, प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस को, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स को वो भी दी जाएगी गवर्नमेंट स्कीम्स और कैंपेन्स के बारे में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जान लेते हैं इसके बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर श्री जिगराज सिंह, इन्होंने चेयर किया है वर्चुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और जिसके ओकेशन पे वर्ल्ड मिल्क डे और ई-गोपाला जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइव स्टॉक, ये लॉन्च इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2020 के। इसके अंदर आप ये इंटरफेस भी देख सकते हैं, ई-गोपाला ऐप के प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट है ये। आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है रैंसमवेयर के रिगार्डिंग। ये एक मालवेयर का टाइप है जिसके अंदर थ्रेट किया जाता है कि विक्टिम की डाटा को ब्लॉक कर दिया जाता है कि वो एक्सेस ना कर पाए जब तक कि रैंसमवेयर ना दिया जाए, पैसे ना दिए जाएँ उसे। इसके अकॉर्डिंग 2021 के अंदर द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर सर्वे आया है, उसके अंदर बताया गया है कि जो अमाउंट लॉस्ट है रैंसमवेयर अटैक्स की वजह से वो डिक्रीज़ हुआ है 2021 के अंदर इंडिया में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसके अंदर इनक्रिप्ट कर दिया जाता है विक्टिम की फाइल्स को और इनएक्सेसिबल बना दिया जाता है और फिर उसके लिए डिमांड की जाती है कि उसे पैसे दिए जाएं इस फाइल को डिक्रिप्ट करके वापस देने के लिए। क्रिप्टो वायरल एक्सप्लॉयटेशन अटैक किया जाता है ताकि रिकवरिंग हो सके, ताकि फाइलों की रिकवरी नहीं हो सके जब तक कि वो डिक्रिप्ट की ना मिले। इन ट्रैकेबल प्रॉब्लम, ये एक
ट्रैकेबल प्रॉब्लम है, जो ट्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल करेंसी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पे सेफ कार्ड है, बिटकॉइन है और अलग जो और भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है रैंसमवेयर के अंदर, ताकि इनके अंदर, क्योंकि इनको ट्रेस करना और प्रोसिक्यूट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के रिस्पेक्ट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इंडिया के अंदर ग्रो हुई है 13% 2019-20 के अंदर। सिंगापुर है वो टॉप सोर्स रहा है, नेशन टॉप सोर्स रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। कौन कौन से सेक्टर हैं वो अट्रैक्ट कर पाए हैं मैक्सिमम फॉरेन इनफ्लो 2019-20 के अंदर। इसके अंदर इंक्लूड है सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फिर हार्डवेयर है, उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन और सर्विसेज सेक्टर हैं। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। इसके अंदर ये यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा दिया गया है, आपको सारा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया हमें होना चाहिए, तो इसलिए हम डिस्कस कर लें इसको। कंट्री है हमारी कंट्री ने रिसीव किया है एफडीआई 44.36 बिलियन डॉलर का अप्रैल मार्च 2018-19 के अंदर। कौन कौन से सेक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है 2019-20 के अंदर। इसके अंदर इंक्लूड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिसे 7.67 बिलियन डॉलर अट्रैक्ट किया है। टेलीकम्युनिकेशन है, ये डाटा आप खुद देख लीजिएगा। फिर है ट्रेडिंग, फिर है ऑटोमोबाइल, फिर है कंस्ट्रक्शन, फिर है केमिकल्स। फिर है सिंगापुर है वो इमर्ज हुआ है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इंडिया के लिए लास्ट फिजिकल ईयर के अंदर 14.67 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ में। फिर क्या है मॉरिशस, इसके बाद में कौन कौन से हैं, मॉरिशस है, फिर नीदरलैंड्स है, फिर यूएस है, फिर केमैन आइसलैंड है, फिर जापान है, फिर फ्रांस। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से। इसका हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये चेयर की जाती है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। इसके हेड हैं आरबीआई सेबी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम इन शॉर्ट पीएफआरडी बोलते हैं। फिर आईआरडीएआई और एफएमसी, ये भी मेंबर्स होते हैं। काउंसिल के लिए कोई भी सेपरेट फंड एलोकेट नहीं किया जाता है कि उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। हमारे यहाँ इनमें से हम बताने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड ओनली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है जिसे हम इन शॉर्ट FSDC बुलाते हैं। ये सेटअप की गई थी 2010 के अंदर। ये बड़ी कंसिस्टिंग करती है सभी रेगुलेटर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ये एक हाईएस्ट बॉडी है कौन से मैटर्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मैटर के अंदर, और ये चेयर की जाती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलेंस ऑफ इकोनॉमी, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, ये सभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसके रिस्पेक्ट में, ब्लैक बक के रिस्पेक्ट में। इंडिया है उस इंडिया के अंदर ये इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा के अंदर। इंडिया के अंदर ब्लैक बक की हंटिंग है वो प्रोहिबिट की गई है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें ये बताना है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बाकी और भी काफ़ी सारे राज्य के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये इनहेबिटेट करते हैं इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर, हम देख लेते हैं उनको। जैसे कि गुजरात है, इन सभी को याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम देख लेंगे तो हमने मे बी कभी पूछा जाए तो हम बता पाएंगे उसको। तो वेलावदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, फिर बिहार के अंदर है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर महाराष्ट्र के अंदर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, फिर मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा नेशनल पार्क, राजस्थान के अंदर है ताल छापर सेंचुरी नेशनल चंबल सेंचुरी, और फिर है रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर कर्नाटका के अंदर है रेनीबेनूर ब्लैक बक सेंचुरी, तमिलनाडु के अंदर है पॉइंट कालीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, फिर है वालानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है गुंडे नेशनल पार्क। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।